बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए द्वितीय वर्ष के वस्त्र परिधान में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वस्त्र का चुनाव। निर्णय लेने के चरण कौन कौन से हैं वस्त्र की, इसकी धुलाई देखभाल कैसे करनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वस्त्र का चुनाव, इसका थोड़ा अर्थ देख लेते हैं इंट्रोडक्शन की कैसा है। तो प्राचीन युग की अपेक्षा वर्तमान युग में परिधान का चयन एक चुनौती बन गया है। वर्तमान में नई तकनीक के परिणाम स्वरूप वस्त्रों की किस्म और प्रकार अनगिनत संख्या में उपलब्ध हैं, जिसके कारण परिधान का बहुत मात्रा में उत्पादन होता है। साथ ही इसके कारण परिधान विस्तृत कीमतों और किस्मों में उपलब्ध होने के कारण भी उपभोक्ता के समक्ष चुनाव की समस्या होती है। नई नई परिसज्जाएं वस्त्रों में नई विशेषताएं उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण वस्त्र की देखरेख भी आसान हो जाती है और वह पहनने वाले व्यक्ति पर भी आकर्षक दिखाई देते हैं। यह सब तत्व किसी भी परिवार के परिधान के चयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लेने हेतु अधिक से अधिक विकल्पों और संभावनाओं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में परिवार के समक्ष परिधान संबंधी निर्णय कभी न समाप्त होने वाले निर्णय हैं। परिधान से संबंधित प्रत्येक वस्तु में एक या अधिक निर्णयों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जैसे परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि वह क्या पहने। वह ऐसे परिधान का चुनाव करता है जो कि मौसम के उपयुक्त हो और अवसर के अनुरूप हो, उस दिन की संवेगात्मक आवश्यकता को पूर्ण करता हो, उसमें किए जाने वाले कार्य के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता हो, आरामदायक हो और पहनने के लिए भी उपयुक्त स्थिति में हो। तो ये हमारा वस्त्र का चुनाव कहलाया है, इसका अर्थ। अब हम देखते हैं कि निर्णय लेने के चरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है समस्या को परिभाषित करना, यानी समस्या को समझने हेतु आवश्यकताओं को समझना या निर्धारित करना आवश्यक है। यह उस व्यक्ति का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है जो परिवार को परिधान प्रदान करता है, चूँकि इसमें कई समस्याओं को सुलझाना आवश्यक होता है। इस समस्या को इस प्रकार सरल किया जा सकता है, जैसे नए पद के लिए नए वस्त्र खरीदे जाएं। आगे और विश्लेषण करने पर समस्या को और अधिक सावधानीपूर्वक सोचने की आवश्यकता होगी। इस समस्या को परिभाषित करने के लिए पहले चरण में यह निर्धारित करना होगा कि क्या मुखिया को वास्तव में नए वस्त्र की आवश्यकता है, क्या उसके पास पहले का कोई सूट है जिसे अब भी उपयोग में लाया जा सकता है। उसको पहले ये देख लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रश्न भी आवश्यकताओं के निर्धारण के संबंध में समस्या को परिभाषित करने हेतु उत्पन्न होते हैं, जैसे क्या पारिवारिक बजट इस नई आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुमति देता है, या मुखिया के लिए पर्याप्त परिधान व्यवस्था करने के लिए परिवार के अन्य सदस्य क्या त्याग करना चाहते हैं। इस नई स्थिति के लिए न्यूनतम आवश्यकता कितनी है, परिधान कौन खरीदेगा और ख़रीदारी कब होगी, कहाँ पर की जाएगी, ये सब इसमें देखा जाता है। उसके बाद आता है इच्छाओं को परिभाषित करना, यानी निर्णय लेने के दूसरे चरण में इच्छाओं के बारे में विचार किया जाता है। उदाहरण के संदर्भ में, जैसे पिता अपनी नई स्थिति के अनुरूप परिधान लेने के संबंध में विचार करेगा। वह ऐसे परिधान लेना चाहेगा जिससे उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, उसके साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों पर उसका प्रभाव जमा रहे, वह सभी व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाए, वस्त्र द्वारा उसे आत्मसम्मान मिल सके और वह अपने नए कार्य पर पूरा ध्यान दे सके। यदि वह इस कार्य में सफलता पा सकेगा तो आगे और उन्नति की संभावना उसकी बढ़ जाएगी। उसके बाद देखते हैं विकल्पों को परिभाषित करना, यानी समस्या को सुलझाने हेतु विभिन्न उपायों के बारे में विचार करना या विकल्प को परिभाषित करना निर्णय क्रिया का यह तीसरा चरण है। तो किसी भी समस्या को हल करने के कई तरीके होते हैं। व्यक्ति के सामने यह चुनौती होती है कि वह समस्या को सुलझाने के सबसे उत्तम तरीके का चयन करे, जो कि परिवार के उपयुक्त हो। कभी भी कोई एक ही तरीका सभी परिवार के लिए उत्तम तो होता नहीं है, लेकिन परिवार को अपने साधन और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसका चुनाव करना चाहिए। जैसे इस प्रकार की, जैसे मान लो समस्या में मुखिया के नए वस्त्र आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा हाथ में होता है कि वह इस प्रकार की आकस्मिक परिधान की आवश्यकता को पूरा कर सकें। इस प्रकार की स्थिति में
इस प्रकार विचार करके भिन्न भिन्न संभावनाओं को देख सकते हैं। जैसे गृहिणी ये सुझाव दे सकती है कि बच्चों की शिक्षा के लिए रखे गए धन का उपयोग किया जाए, किंतु मुखिया इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इससे इस धन से प्राप्त होने वाले ब्याज में कमी आएगी और बच्चों की शिक्षा हेतु भी फिर खर्च करने में कठिनाई आएगी। उसके बाद वो दूसरा सुझाव यह भी देती है कि बच्चे अपने जेब खर्च से बचाए गए पैसे देने का सुझाव दे सकते हैं। और एक संभावित हल यह भी हो सकता है कि थोड़ी समय के लिए लोन भी ले लिया जाए। तो विकल्पों को परिभाषित, यानी कई सारे विकल्पों को चुनते हैं। उसके बाद है उत्तम विकल्प का चुनाव, यानी परिवार के मुखिया को वस्त्र के प्रकार, उससे पूरी होने वाली आवश्यकता, मौसम संबंधी आवश्यकता आदि के बारे में भी विचार करना पड़ता है। इसके साथ ही वस्त्र की कीमत और देखरेख के बारे में भी सोचना आवश्यक होता है। वस्त्र की देखरेख और सफाई न केवल धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उसे भी ध्यान रखना चाहिए होता है कि उसके परिवार के सदस्य और दोस्त उसे किस प्रकार के वस्त्र देखना पसंद करते हैं। उसे ऐसे वस्त्र का चयन करना चाहिए जो उसे अच्छा दिखाए, उसके परिवार को पसंद हो, उसके कार्य के अनुरूप हो और उसके सामाजिक समूह के भी उपयुक्त हो। उसके बाद क्रीड़ा को क्रियान्वयन करना, यानी ये अंतिम चरण है हमारा। निर्धारित योजना को क्रियान्वयन करना, यानी प्रभावशाली बनाने के लिए प्रत्येक निर्णय की क्रियान्वयन योजना आवश्यक है, जिसमें यह निश्चित हो कि कौन व्यक्ति परिधान खरीदने हेतु कब जाएगा और कहाँ जाएगा और क्या खरीदेगा। वस्त्र खरीदने के लिए योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त समय हो, ताकि कई दुकानों पर जाकर वस्त्र का आवश्यक मूल्यांकन किया जा सके। खरीदते समय वस्त्र के रंग, शैली, वस्त्र का प्रकार, उसकी कीमत की विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और जो सबसे वस्त्र हमें उपयुक्त हो उसको ही खरीदना चाहिए। तो ये हमारे थे निर्णय लेने के चरण। अब बात करते हैं कि विभिन्न दृष्टिकोण से पोशाक हेतु वस्त्र का चुनाव, यानी कि कौन कौन सी परिस्थितियों में वस्त्र का चुनाव कैसा करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य में पहने जाने वाले वस्त्र हमारे कैसे होंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा कि आकृति के अनुरूप, यानी कार्य में पहने जाने वाले वस्त्र आकृति के अनुरूप होने चाहिए। अधिकांश व्यक्ति की आकृति असामान्य होती है, कोई मोटा, कोई दुबला, कोई पतला होता है, किसी का पेट निकला हुआ होता है तो किसी के कंधे झुके हुए, या इसी प्रकार की कोई भी असामान्यता होती है। व्यक्ति को ऐसे परिधान का चुनाव करना चाहिए जो उसकी असामान्यता को छुपाए और सुंदरता को उभारे और उसकी आकृति को प्रभावशाली बनाए। उसके बाद दूसरा कार्य में आसान, यानी कार्य में पहने जाने वाले वस्त्र से तात्पर्य यही है कि ऐसे वस्त्र जो कि कार्य के लिए उपयुक्त हों। जैसे टेबल कुर्सी पर कार्य करने वाले व्यक्ति को वजन से हल्के और सामान्य वस्त्र पहनने चाहिए, जबकि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति को थोड़े ढीले और अच्छी फिटिंग वाले वस्त्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद उपयुक्त फिटिंग, यानी वस्त्र उपयुक्त फिटिंग का होना चाहिए ताकि व्यक्तिगत आकर्षक दिखाई दे और अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव प्रस्तुत करे। उसके बाद आरामदायक, अधिकांश कार्य 8 से या 10 घंटे तक किया जाता है। इतने समय तक कार्य के लिए वस्त्र आरामदायक होना चाहिए ताकि बिना तनाव के कार्य किया जा सके। उसके बाद आता है देखरेख में आसान, यानी कार्य में पहने जाने वाले वस्त्र देखरेख में आसान होने चाहिए, आसानी से धुलने वाला हो, आसानी से प्रेस भी किया जा सके, दाग प्रतिरोधक या आसानी से दाग निकल जाएं। इस प्रकार के पदार्थों के वस्त्र का हमें चुनाव करना चाहिए। उसके बाद मौसम के अनुरूप भी होना चाहिए, जैसे कार्य में पहने जाने वाले वस्त्र मौसम के अनुरूप हो ताकि वह कार्य करने में आरामदायक लगे और व्यक्ति को भी प्रभावशाली बनाए रखे। ये तो हमारे कार्य में पहने जाने वाले वस्त्र थे। अब बात करते हैं कि ऑफिस के परिधान का चुनाव किस तरह का होना चाहिए। तो ऑफिस के लिए परिधान सादे, साफ सुथरे होने चाहिए, सुंदरता के साथ साथ आकर्षक भी होने चाहिए, व्यक्ति के रंग रूप व आकृति के अनुरूप भी हो। उसके बाद आरामदायक होने चाहिए, परिधान के साथ सादे आभूषण पहनने चाहिए, कार्य के अनुरूप वस्त्र पहनने चाहिए और उपयुक्त फिटिंग के वस्त्र उसको पहनने चाहिए। ये हमारे ऑफिस के परिधान के चुनाव थे। हमें इस तरह का वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि घर में पहने जाने वाले वस्त्रों का चुनाव किस तरह का होना चाहिए। तो घर में पहने जाने वाले वस्त्र उपयुक्त फिटिंग के होने चाहिए, यानी खराब फिटिंग वाले वस्त्र खराब प्रभाव तो उत्पन्न करते ही हैं, साथ ही कार्य में बाधा भी पहुंचाते हैं। घर में पहने जाने वाले वस्त्र
उपयुक्त फिटिंग के होने चाहिए। उसके बाद स्वच्छ यानी कि साफ सुथरे भी हों हमारे। उसके बाद आता है सुंदरता, यानी सुंदरता का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति हमेशा अच्छे परिधान में रहे, बल्कि व्यक्ति को अपनी आकृति के अनुरूप सादे और प्रभावपूर्ण वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद आरामदायक, यानी घर में पहने जाने वाले वस्त्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि वे आरामदायक हों। घर में प्रतिदिन कई छोटे बड़े कार्य किए जाते हैं जो महत्वपूर्ण दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा परिधान होना चाहिए जो कार्य में बाधा ना डाले और आरामदायक भी हो। ये हमारे घर में पहने जाने वाले वस्त्रों का चुनाव था। अब देख लेते हैं कि स्कूल के वस्त्र किस तरह का चुनाव किया जाना चाहिए स्कूल के वस्त्रों में। तो पहला है साफ सुथरी तथा पूर्ण रूप से संवारा हुआ, यानी बच्चों के स्कूल के वस्त्र बहुत अधिक महंगे होने आवश्यक नहीं है, किंतु वह साफ सुथरे होना जरूरी है। मैले वस्त्र आरोग्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते। वस्त्र न केवल साफ सुथरे हो, बल्कि वस्त्र पूर्ण रूप से संवारा हुए हो, प्रेस किए हुए हो, धब्बे वगैरह ना लगे हुए हो, हुक बटन ना टूटा हुआ हो, सिलाई वगैरह भी निकली हुई ना हो और बहुत अधिक भद्दे रंग के ना हो। इन सभी बातों का हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद श्वेत कपड़े पूर्ण, उज्ज्वल और ताजगी से भरपूर, यानी स्कूल यूनिफॉर्म में सफ़ेद वस्त्रों का भी उपयोग किया जाता है। सफ़ेद यूनिफॉर्म को हमेशा साफ व श्वेत रखने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद अच्छी फिटिंग, यानी बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म उपयुक्त फिटिंग के होने चाहिए। उपयुक्त फिटिंग से न केवल बच्चों का व्यक्तित्व आकर्षक बनता है, बल्कि उन्हें हर कार्य में और पढ़ने में भी उत्साह रहता है। उसके बाद मौसम के अनुरूप, यानी बच्चों के स्कूल के वस्त्र मौसम के अनुरूप होने चाहिए। वस्त्रों का तंतु मौसम के अनुसार होना चाहिए, जैसे गर्मी में मलमल, लोन, आरकंडी आदि पहन सकते हैं और ठंड में गर्म वस्त्रों की आवश्यकता होती है। उसके बाद मजबूत भी होना चाहिए बच्चों का वस्त्र, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं, कई सारी क्रियाएं करते हैं, जिससे वस्त्र के जल्दी फटने की संभावना भी रहती है। उसके बाद बच्चों के वस्त्र वजन में हल्के होने चाहिए, आरामदायक भी होने चाहिए और बच्चों के लिए सादे एवं साधारण वस्त्र उपयुक्त रहते हैं। ये हमारे स्कूल के परिधान थे। अब हम बात करते हैं कि डिनर पार्टी के लिए किस तरह के वस्त्रों का चुनाव हमें करना चाहिए। तो सबसे पहला आएगा उल्लासमय परिधान, यानी परिधान इस प्रकार के हों जो उल्लास प्रदर्शित करें। जैसे पार्टी में व्यक्ति आनंदपूर्ण मिलते हैं और मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। वस्त्र का रंग, शैली, डिज़ाइन आदि इस प्रकार के भाव को प्रदर्शित करने वाली हो। उसके बाद बहुमूल्य, यानी पार्टी में वस्त्र बहुमूल्य होने चाहिए, यानी कि एक्सपेंसिव होने चाहिए बहुत। बहुमूल्य होने के साथ साथ वह व्यक्तित्व के अनुरूप भी होने चाहिए, यानी कि व्यक्ति के पर्सनैलिटी के अनुसार ही वस्त्र होने चाहिए और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होने चाहिए। उसके बाद आकृति के अनुरूप, यानी व्यक्ति की आकृति के सुंदर भागों को उभार सके इस प्रकार के वस्त्र से पहनने चाहिए। उसके बाद सजावटी, यानी भड़कीले, चमकीले, जरी गोटी के विविध रंगों के वस्त्र उपयुक्त रहते हैं, किंतु यह अपने स्वयं के रंग और आकृति से मेल खाते हों। उसके बाद डिनर पार्टी में गहरा मेकअप भी किया जा सकता है और आभूषण का उपयोग भी किया जा सकता है। इस तरह के हमें डिनर पार्टी के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि त्योहारों के लिए वस्त्रों का चुनाव किस तरह का करना चाहिए। तो पहला है रंग बिरंगे और बड़े नमूने वाले सजावटी वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। पारंपरिक वस्त्रों का उपयोग इस अवसर पर उपयुक्त रहता है। गहनों व फूलों का भी हमें उसमें उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरह के त्योहारों के लिए हमें वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। तो ये तो था हमारा विभिन्न परिस्थितियों में हमें वस्त्र का चुनाव कैसे करना चाहिए। अब बात करते हैं कि वस्त्रों की धुलाई और देखभाल किस तरह की होनी चाहिए। तो धुलाई और देखभाल की दृष्टि से वस्त्र का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे वस्त्र ऐसा होना चाहिए जो आसान विधि से धोया जा सके। दूसरा पॉइंट, वस्त्र पर से दाग धब्बे आसान विधि से छुटाए जा सके, इस तरह का वस्त्र हो। उसके बाद है रंग व छपाई पक्की होनी चाहिए हमारे वस्त्र पर। अगला पॉइंट है वस्त्र पर या तो प्रेस की आवश्यकता ना हो या आसानी से प्रेस किया जा सके, इस तरह का वस्त्र होना चाहिए। उसके बाद है वस्त्र कीड़ों से अप्रभावित रहे, यानी कि वस्त्र ऐसा हो जिस पर कीड़े भी ना लगे और वस्त्र पर फफूंदी ना लगती हो, इस तरह का भी वस्त्र हमें देखना चाहिए। उसके बाद वस्त्र पर पसीना, प्रकाश, नमी आदि का हानिकारक प्रभाव न पड़ता हो। उसके बाद है वस्त्र की मरम्मत आसानी से की जा सके। ऐसा नहीं है कि वस्त्र एक बार फट गया तो उसे दोबारा सिला नहीं जा सकता, इस तरह का वस्त्र ना हो।
उसके बाद है वस्त्र मजबूत हो, उसकी डिज़ाइन ऐसी हो जिसकी देखभाल आसानी से की जा सके। उसके बाद है आसानी से सूखने वाला भी हो। अगला पॉइंट है सिकुड़ता भी उसमें ना हो। तो इस प्रकार के वस्त्र हमें खरीदने चाहिए जिससे हमारी धुलाई भी आसानी से हो जा सके और उसकी देखभाल भी हम आसानी से कर सकें। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक वस्त्र का चुनाव समाप्त होता है। धन्यवाद।